नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है 11:04 और ये समय है पायलट बैच में केमिस्ट्री की क्लास का। मेरे मित्रों, आप सभी रोज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे जो शाम को 6:30 बजे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि उस पीवाईक्यू में वही क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं जो ऑलरेडी रेलवे में आ चुके हैं। ठीक है भैया, तो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखो और पीवाईक्यू सॉल्व करने कहाँ जाओगे? शाम को 6:30 बजे वाली यूट्यूब की क्लास में, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मेरे मित्र। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, अब आपका टॉपिक लगभग सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़ेंगे थोड़े से, और उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। पूरा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। हाँ, गोविंद सोलंकी नमस्ते सर। सचिन कुमार जी जुड़ चुके हैं, अवनीश कुमार, पूजा चौहान, रामनिवास बघेल, प्रशांत सिंह मेरे भाई, पीयूष कुमार गुप्ता, सगारिका और मंजीत पाल, रोहित कुमार, कुलदीप कुमार। ठीक है मेरे भाई। हाँ, कृष्णकांत गुर्जर। मेरे मित्र, एक बार आप लोग ये जरूर बता दो कि पीवाईक्यू बेहतरीन बना पा रहे हो? पीवाईक्यू अच्छे चल रहे हैं, है ना। पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए देखो, आज भी आपने जो कल की पीवाईक्यू क्लास है ना, उसको बहुत ज़्यादा नहीं देखा। तो कल वाली जो पीवाईक्यू क्लास है उसमें हमने बहुत बैलेंस तरीके से न्यूमेरिकल भी रखे थे। फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल थे, केमिस्ट्री के भी थे और बायो के भी न्यूमेरिकल थे। तो कल वाली जो प्रैक्टिस की क्लास थी रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, कल जो हुई थी रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन वाली क्लास, उसको जरूर देखिएगा। अब अभी मत देखने चले जाना, इस क्लास के तुरंत बाद देख लेना, है ना। ठीक है मेरे मित्र। हाँ, चलिए क्लास की शुरुआत करें। क्लास की शुरुआत करें गुरुजी। आशीर्वाद भैया योगेश। चलिए, आज की जो क्लास होगी पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस होंगे वो मोलर मास के ऊपर ही बेस होंगे। आज बहुत ध्यान से क्लास देखना, न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेंगे आज। ठीक, 6:30 बजे क्लास होती महाराज कुलदीप कुमार, 6:30 बजे। ठीक है भैया, चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा तबीयत आज अस्वस्थ है, तो मैं ज़्यादा बहुत चिल्ला नहीं पाऊँगा। आप लोग केवल क्लास पे फोकस रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊँगा आज, लेकिन आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी एनर्जी ही हमारी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा जो है वो उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा फोकस बनाए रहेंगे और बीच बीच में अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो बेहतरीन सेशन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए, आज का हमारा सेशन है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, यानी कि अम्ल क्षार और नमक का। किसका है? अम्ल क्षार और नमक का। चलिए देखते हैं सबसे पहली चीज कि एसिड है क्या। एसिड है क्या मेरे मित्र, यानी कि अम्ल है क्या। हेडिंग लगा लेते हैं एसिड के बारे में। एसिड यानी कि अम्ल। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, है ना। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है, एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो याद रखना मेरे भाई, एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई एसियर शब्द से।
एसिड शब्द की उत्पत्ति, लिख देता हूं मैं, एसिड शब्द की उत्पत्ति, एसिड शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से हुई? एसियर शब्द से हुई, एसियर, एसियर शब्द से हुई। अच्छा गुरुजी, ये एसियर शब्द कैसा शब्द है? देखो, एसियर शब्द है लैटिन शब्द। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है मेरे मित्र, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि सौर होता है। ठीक, एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एसियर शब्द से हुई, जिसका शब्द होता है खट्टा, और ये एक लैटिन शब्द है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। गोडकिया राहुल कह रहे हैं रामनवमी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे मित्र। गोडकिया राहुल, जय श्री राम। आपको मेरे आराध्य हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गेश निगम कह रहे हैं सर सेल पढ़ाने वाले थे। मेरे भाई सेल कंप्लीट, ये कंप्लीट होने के बाद हम सेल को एक दिन रिपीट कर लेंगे। मैंने आपके टॉपिक नोट कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक सेल के 2 टाइप बताने हैं। पहले ये टॉपिक सारे कंप्लीट कर लें, क्योंकि बीच में फिर डिस्टरबेंस होगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कल की ही क्लास में। आदर्श पांडे बहुत अच्छे। ठीक, अच्छा मेरे भाई, चलिए ये तो हो गई अम्ल की बात। थोड़ा सा बात करेंगे लिटमस के बारे में। किसके बारे में? लिटमस के बारे में। क्या होता है लिटमस? अब इसका नाम सुना होगा आपने। लिटमस क्या होता है? ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करें तो लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है मेरे मित्र? एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। किस चीज का सूचक है मेरे भाई? भाई अगर ये प्राकृतिक सूचक है तो किस चीज का सूचक है? यह प्राकृतिक सूचक है कि कौन सा तत्व अम्लीय है, अम्ल है किसमें, और कौन सा तत्व क्षारीय है। यानी कि ये अम्ल और क्षार का प्राकृतिक सूचक है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर किसका इंडिकेटर है? एसिड और बेस का, एसिड एंड बेस का। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ये क्या हो रहा है? ठीक है मेरे भाई, एसिड एंड बेस का। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ये कैसा होता है? यह एक लिटमस जो है एक वायलेट कलर की डाई होती है। वायलेट कलर की डाई होती है, यानी कि वायलेट कलर का सॉल्यूशन होता है, बैंगनी रंग का सॉल्यूशन होता है। ठीक है भैया, बैंगनी रंग का विलयन होता है। इसकी प्रवृत्ति क्या होती है गुरुजी? इसकी प्रवृत्ति ये होती है कि जैसे ही ये मान लो, जैसे ही अम्ल के संपर्क में आता है, यानी कि एसिड के संपर्क में आता है, अम्ल के संपर्क में आता है मेरे मित्र, यानी कि एसिड के कांटेक्ट में आता है, एसिड कांटेक्ट में आता है इसके, तो ये कैसा हो जाता है? ये लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन अगर वही कोई बेस, कोई क्या आ जाए? कोई बेस आ जाए, जैसे ही कोई क्षार आता है, कोई क्षार संपर्क में आता है, यानी कि बेस संपर्क में आता है मेरे मित्र, तो ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है, यानी कि नीला हो जाता है। ठीक है बाबूजी, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो।
ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक मशहूर वैज्ञानिक थे अहरनेसियर, उनके अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं कुछ अलग अलग थीं। चलिए हम समझ लेते हैं उनके अनुसार क्या परिभाषाएं थीं। देखो, एक बेटा बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे अहरनेसियर, क्या नाम था उनका? अहरनेसियर। अहरनेसियर, ठीक, ये वैज्ञानिक थे मेरे मित्र। क्या नाम था इनका? अहरनेसियर। ठीक, इनके अनुसार क्या था? ठीक, अम्ल क्या होते हैं? जब अम्ल को पानी में घोला जाता है, इनके अनुसार इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? जब अम्ल को पानी में घोला जाएगा, पानी में घोला जाएगा मेरे मित्र, घोला जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें H+ आयन प्राप्त होंगे, H+ आयन प्राप्त होंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है गुरुजी। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? when acid is dissolved in water, when acid is dissolved in water, then we get H+ ions। ठीक है मेरे मित्र, यहाँ तक कोई समस्या? ये किसके द्वारा था? ये किसके द्वारा था? अहरनियस के द्वारा था। यानी कि एक मशहूर वैज्ञानिक थे अहरनियस, इन्होंने क्या बताया कि जब हम अम्ल को पानी में घोलेंगे तो हमारे पास H+ आयंस रिलीज होंगे। ठीक, और अहरनियस ने ही आपको बेस यानी कि क्षार के लिए भी एक परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि जब क्षार को यानी कि बेस को पानी में घोला जाएगा तो OH- आयंस रिलीज होंगे। ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ या ना कमेंट कर दीजिए। नोट यार PDF से लिख लेना दोस्त, लिख लो आप जल्दी से। ठीक है भैया, क्लियर? चलिए, कोई समस्या? जैसे उदाहरण क्या ले लेते हैं हम। देखो, उदाहरण के लिए हमने क्या किया? HCl का रिएक्शन कराया जल के साथ, HCl और जल। देखो, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मेरे मित्र। H+ आयन क्या होता है? योगेश जी पूछ रहे हैं मेरे मित्र। H+ आयन कुछ नहीं होता है, ये हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है बाबू, है ना। H+ आयन कुछ नहीं होता है भाई, ये हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है दोस्त। ठीक है भाई, है ना, हाइड्रोजन गैस ही H+ आयंस के रूप में निकलती है। देखो, HCl + H2O का जब रिएक्शन होगा मेरे मित्र, तो क्या संभव होगा? देखो, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है, अच्छा, और प्लस का Cl जो है, Cl जो है, क्लोरीन जो है, ये अलग हो जाएगा। यानी कि जब हमने इसका विखंडन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे मित्र बात करते हैं, अहरनियस वैज्ञानिक के अनुसार क्या था? अहरनियस वैज्ञानिक के अनुसार क्या था? अहरनियस वैज्ञानिक के अनुसार
क्षार के बारे में क्या बताया गया? क्षार क्या है? जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं? जो पानी में घुलने पर मेरे मित्र क्या देते हैं? OH माइनस आयंस देते हैं। घुलने पर OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक, यानी कि अगर एक चीज समझो, दोज मॉलिक्यूल्स, दोज एलिमेंट्स या कुछ भी कह लो आप, विच ऑन डिजॉल्विंग विद वाटर, विच ऑन which on dissolving with water gives OH माइनस आयंस। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो तत्व पानी में घुलने पर OH माइनस आयंस देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी कि क्षार कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर मेरे मित्र बात करें तो मान लेते हैं कि जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया, NaOH प्लस इसका हमने रिएक्शन कराया H2O के साथ, यानी कि जल के साथ, तो हमें प्राप्त क्या हुआ? Na एक्वा सॉल्यूशन में मिल गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिल गया। ठीक है भैया, और इसके बाद OH जो है हाइड्रो ऑक्साइड अलग उड़ गई, अलग उड़ गई, है ना मेरे भाई। यानी कि जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का पानी के साथ रिएक्शन कराया तो हमें क्या प्राप्त हो गया? तरल रूप में सोडियम अलग हो गया और OH क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है मेरे मित्र, चेतन कुमार जी पूछ रहे हैं गुरुजी आयन का मतलब क्या होता है? देखो, आयन पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आवेश होता है। जैसे अगर हम बात करें, चेतन जी देखिए, तो आयन क्या है? जैसे ये परमाणु है, तो परमाणु के ऊपर ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा ना, ये आयन से ही पता चलता है। और आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भैया, आयन होता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है मित्र, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि गुरुजी ऑक्सीजन कहाँ चला गया? प्रशांत सिंह, अरे मेरे भाई, जब OH निकला यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड जो निकला तो ऑक्सीजन उसी के साथ भी निकल गया ना, हाइड्रोजन के साथ भी तो ऑक्सीजन निकल गया। सोचो आप, अगर हाइड्रो ऑक्साइड को रिलीज किया जा रहा है तो हाइड्रोजन के साथ ही तो ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, सर आज नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप, अरे भैया समझो यार, एकदम एकदम समझा के बता रहे हैं हम तुमको। ठीक है, चलिए चलिए अब हम बात करते हैं अब बात आती है कि धातुओं के साथ अम्ल और क्षारकों की क्या क्या अभिक्रिया होती है। ठीक है मेरे भाई, धातुओं के साथ अम्ल और क्षारकों की क्या क्या अभिक्रिया होती है। ठीक, चलिए अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, बहुत ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें मेरे मित्र, तो यहाँ पर क्या होगी?
रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, एसिड विद मेटल्स। ठीक है भैया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जब एसिड यानी कि किसी भी एसिड, ठीक है हर्षित मालिक, एसिड और बेस का चैप्टर चल रहा है और आप कह रहे हो कि एसिड के बारे में बताओ यार, कुछ तो सोचो यार, कोई तो बात का सेंस रखो। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, चलिए अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के बारे में, यानी कि जब कोई भी धातु किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो, जैसे कोई भी धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, यानी कि मेटल जो है एसिड के साथ अभिक्रिया अगर करेगा तो मेरे मित्र क्या बनाएगा, एकदम ये कॉमन फॉर्मूला है, याद रखिएगा। कॉमन फार्मूला है, क्या बनाएगा मेरे भाई, सॉल्ट बनाएगा, यानी कि नमक बनाएगा, नमक बनाएगा और प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा, H2 गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है भैया, यानी कि अगर हम बात करें कोई भी धातु जब किसके साथ रिएक्शन करेगी, नमक के साथ रिएक्शन करेगी, तो वो क्या बनाएगी मेरे भाई जब धातु एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो नमक बनाएगी और H2 गैस रिलीज कर देगी। ठीक है मेरे भाई अच्छा, एक चीज और समझिए कि जब कोई क्षार यानी कि अगर बेस रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, बेस रिएक्ट करेगा, बेस रिएक्ट करेगा अगर, यानी कि क्षार अगर किसके साथ, क्षार रिएक्ट करेगा धातु के साथ, क्षार प्लस धातु रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, लवण बनाएगा ये भी, और क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है भैया, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यानी कि अगर हम बात करें तो बेस प्लस मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा मेरे भाई और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आई। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक समीकरण ले लेंगे, कौन सा समीकरण ले लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2NaOH प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ हमने करा दी, जिंक के साथ करा दी, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिलीज रिएक्शन किसके साथ, देखो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी जिंक के साथ, तो हमें प्राप्त क्या हो गया Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अच्छा अब देखो इसको क्या कहा जाता है, सोडियम जिंकेट कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट, जो कि एक प्रकार का बाबूजी क्या है, नमक है। ध्यान से सुनिएगा, इधर लिख देता हूं मैं Na2ZnO2, ये क्या है, सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट है, जो कि एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट है यानी कि नमक है मेरे भाई। ठीक, उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। देखो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों ही जब एसिड और बेस दोनों ही धातुओं के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ध्यान से सुनिए, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, ध्यान से सुनिए इस बात को मेरी,
चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, जब दोनों धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे, चाहे वो अम्ल हो चाहे क्षार हो, तो क्या रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और बनाएंगे क्या? नमक बनाएंगे, यानी कि सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक। चाहे अम्ल हो या क्षार हो, जब वे धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और बनाएंगे क्या? नमक बनाएंगे, यानी कि सॉल्ट बनाएंगे। यहां तक बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अगर आप समझना चाहोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा यार, अगर समझोगे नहीं तो फिर क्या? सर दोनों सेम बनाएगा, बिल्कुल रवीना चौहान, वही तो बात कह रहा हूं मैं, दोनों चीजें सेम ही बनाएंगे। क्योंकि जब एसिड या बेस किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नमक और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब धातु कार्बोनेट ध्यान से सुनना, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया अगर हो जाएगी, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक कि अम्ल के साथ क्रिया हो जाएगी, अम्ल के साथ क्या हो जाएगी? अभिक्रिया होगी। तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान से सुनो, देखो इसका बहुत सीधा सा मतलब है यार, कहना कुछ नहीं चाहता है कि मेटल कार्बोनेट है अगर कोई, तो अगर उस मेटल कार्बोनेट या दूसरा कोई एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेटेड है, उसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देखिएगा मेरे मित्र, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा यार। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो धातु कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ साथ हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई? देखो, एक तो धातु कार्बोनेट हो गई, दूसरी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भैया, कार्बोनेट। ठीक, अच्छा इनके साथ में क्या रिएक्शन होनी चाहिए? अम्ल की रिएक्शन होगी, तो हमें प्राप्त क्या होगा मेरे दोस्त? हमें प्राप्त होगा नमक यानी कि लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना ये फार्मूला है आपके लिए मेरे भाई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे मेरे भाई तो क्या लिख देंगे? मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है भैया, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा प्लस एसिड तो उसे देगा क्या मेरे भाई? सॉल्ट देगा प्लस CO2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेरे भाई तो एग्जाम्पल में क्या ले लिया हमने? देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करा दिया हमने। क्या करा दिया? CO2 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो इसने क्या किया? CaCO3 बनाया प्लस H2O पानी निकाल दिया। ठीक है मेरे भाई, देखो बहुत ध्यान से देखो,
अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो CaCO H का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CO2 रिलीज हो जाएगा। हाँ, CO2 रिलीज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो इसमें क्या हुआ, CO2 तो रिलीज हो गया और हमारे पास बचा क्या, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलिए अब बात आती है कि अगर एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, एसिड और बेस यदि क्या करेंगे, आपस में अभिक्रिया कर देंगे, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर देंगे, अम्ल और क्षार आपस में यदि अभिक्रिया करें, अम्ल और क्षार आपस में अगर अभिक्रिया करें तो क्या परिणाम होगा। चलिए समझते हैं क्या होगा। देखो, एसिड प्लस बेस क्या रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर देंगे भैया। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करें कि एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में, अम्ल प्लस क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या देंगे मेरे मित्र, नमक की प्राप्ति होगी और साथ में पानी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर चलिए हम देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो एक एसिड ले लेते हैं HCl और एक बेस ले लेते हैं NaOH। बोलो कोई दिक्कत, एक अम्ल है एक क्षार है, ठीक है भाई। अजय कुमार क्या नहीं समझ में आ रहा भाई, किसमें रिएक्शन उल्टी कर दी, इसमें रिएक्शन उल्टी कर दी। हाँ चलिए, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ रिएक्शन इसमें अपोजिट हो गई थी। अगर हम इसका लिखेंगे तो क्या लिख लेते हैं, मेटल कार्बोनेट यानी कि CaCO3, और इसका रिएक्शन हम सीधा सा पहले किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेटेड वाटर भी होता है, तो इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, H2O लिक्विड के साथ करा देते हैं। फिर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस, ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अभी इक्वेशन प्रॉपर है, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। सत्येंद्र निषाद एक बात बताऊं, मैं जो भी एग्जाम्पल लिखता हूं आपको बहुत विस्तार से समझाता हूं, बेवजह की बातचीत मत किया करो, ठीक है ना। और जो भी पढ़ा रहा हूं इसके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी करा रहा हूं, सो बेवजह मत बोला करो सत्येंद्र निषाद, ठीक है। अब देखिए अम्ल और क्षार के बारे में देखेंगे, यानी कि HCl और NaOH। HCl क्या है, एक एसिड है जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो, और अगर हम बात करें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्ति होगी, देखो
हमें मिलेगा नमक। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। बिल्कुल गुरुजी, Na यानी कि सोडियम और क्लोरीन के तत्व आपस में एक साथ हो जाएंगे, प्लस हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन H2O। कैसे गुरुजी? देखो यहाँ पर ये एक वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है, यहाँ पर सारे इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं, तो यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन का एक तत्व है O। यानी कि अगर हमने जब एक क्षार और एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन कराई तो हमें प्राप्त क्या हो गया? नमक प्राप्त हुआ और पानी प्राप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक कह रहे हैं H2O एसिड नहीं है। हमने कब कहा कोमल कुशवाहा जी H2O एसिड है, लेकिन क्या H2O बेस है? ये भी बता दो आप। H2O बेस भी तो नहीं है यार। मैंने मान लिया आपकी बात, H2O एसिड नहीं है, लेकिन H2O बेस भी तो नहीं है। ये तो एक न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है। पानी क्या है? एक न्यूट्रल यानी कि उदासीन सॉल्यूशन है, जो एक बहुत अच्छा विलायक माना जाता है। बात समझ में आई? चलिए अम्ल और क्षार के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बाबूजी? सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, कोई समस्या? यानी कि अगर हम देखेंगे तो अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो नमक बना देगा और पानी बना देगा। ठीक, कोई समस्या? धातु जब भी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? नमक बना देगा और पानी बना देगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए, अच्छा ये क्या कह रहा है भाई? इन लोगों को समस्या हमको लग रहा है इस समीकरण में हो रही है ना? यही समीकरण दिक्कत कर रहा है ना, CaCO3 वाला, CaCO3 वाला यही समीकरण दिक्कत कर रहा है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो इसकी हम एक नई समीकरण बना लेते हैं। ठीक है भैया, इसकी एक नई समीकरण बनाते हैं इसी के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, धातु कार्बोनेट को क्या हम, धातु कार्बोनेट को अगर हम लिखें तो CaCO3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो। ठीक, लिखा जा सकता है, बोलिए। ठीक, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। हमने कहा था चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओ चाहे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में से कोई भी एक हो। ठीक, CaCO3 की रिएक्शन हम करा देते हैं HCl के साथ। किसके साथ करा देते हैं? HCl के साथ। एसिड है तो हमें क्या प्राप्त हो जाना चाहिए? हमें प्राप्त हो जाना चाहिए CaCl। ठीक है मेरे भाई, और CaCl प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। तो देखो इक्वेशन पहली चीज बैलेंस है कि नहीं है? बिल्कुल बैलेंस है। अच्छा, अभी दिक्कत क्या कर रहा है? अब हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो अगर इसने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया किसके साथ? अम्ल के साथ, एसिडिक के साथ, तो इसको प्राप्त क्या हुआ? CaCl और CO2 गैस निकल गई। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड हो, CaCl2 मिलेगा वास्तविकता में इसे। तो ये क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा।
जो कि नमक है। ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम आ रही है हाइड्रोजन के साथ। चलिए मेरे भाई, हाँ CaCl2 लिख दिया मेरे भाई। ठीक। और हाँ ठीक है, CaCl2 प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और OH गैस भी रिलीज होगी। आयन मतलब आयनिक रिएक्शन होगी, यानी कि जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज होंगे। क्यों रिलीज होंगे मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट एक क्षार है, बेस है, और इसकी रिएक्शन जब हमने कराई किसके साथ? एसिड के साथ कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaCl2 यानी कि नमक प्राप्त हुआ। CO2 गैस रिलीज हो गई और ऑक्सीजन का एक, देखो ऑक्सीजन का, देखो O2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर लेकिन 3 है, तो 3 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रो ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या निकाल देगा? हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज कर देगा। अब देखिए ये इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस है। OH भी रिलीज हो रहा है, OH भी रिलीज हो रहा है। अगर हम देखें तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एसिड है, और इससे जो प्राप्त हुआ ये सॉल्ट प्राप्त हुआ। CO2 गैस रिलीज हो गई और OH गैस भी रिलीज हो गई। इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? अरे लिख दिया यार, हैप्पी सिंह, OH गैस भी रिलीज हो गई। ठीक, अब समीकरण ये वाला परफेक्ट आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये वाली इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस समझ में आ गई होगी, समीकरण। ठीक, अब अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड जब बनेगा, यानी कि तो ये क्या बनाएगा? नमक बनाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, इसको भी ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा प्लस पानी मिलेगा और CO2 भी मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि हमने एक एसिड ले लिया HCl प्लस धातु ऑक्साइड क्या ले ली? धातु ऑक्साइड ले ली CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो अभी हमें क्या मिलेगा? CaCl यानी कि कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, और प्लस H2O। रुको, देखो एसिड को अगर हम रखेंगे, एसिड को रखते हैं Na प्लस NaO कॉपर ऑक्साइड को रखेंगे CuO प्लस अम्ल क्या रखेंगे? H2SO4 या HCl ही रखते हैं। तो अब क्या हुआ? अगर हम देखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl प्लस H2O। देखो हमें क्या मिलेगा? H2O, पानी भी निकालना है, यानी कि हमें वाटर रिलीज करना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो गई क्यूप्रस क्लोराइड, यानी कि कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया। अच्छा, इसका हमने क्या किया? 2HCl के साथ रिएक्शन कराया, कॉपर क्लोराइड हो गया, और इधर कितना बना? इधर बना पानी। ठीक है भैया, देखो हमने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराया किसके साथ? 2HCl के साथ।
2HCl के साथ कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, CuCl और H2O, यानी कि पानी क्या हो गया, पानी रिलीज हो गया। यहाँ पर देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन के दो क्लोराइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बना देते हैं, और यहाँ पर क्लोरीन के दो क्लोरीन है, लेकिन इधर कितना है, एक क्लोरीन है, यानी कि यहाँ पर हम Cl के साथ जाएंगे तो 2 लगा देंगे। अब इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। देखिए इक्वेशन 2HCl, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इधर हो गए, यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, कॉपर का 1 मॉलिक्यूल है तो कॉपर का 1 तत्व इधर भी मौजूद है। इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गई। ठीक है मेरे भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो धातु ऑक्साइड है, यानी कि कॉपर क्या है, एक मेटल है और इसके साथ मिलती है ऑक्साइड, CuCl2 ही तो लिखा है मेरे भाई। बार बार मैसेज टाइप कर रहे हो प्रशांत सिंह, थोड़ा सा देखो यार। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर के साथ क्या है, ऑक्साइड मिली, कॉपर के साथ क्या मिली, ऑक्साइड मिली, यानी कि कॉपर क्या है, एक मेटल है और O क्या है, ऑक्साइड है। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके साथ हमने क्या किया, HCl को रिएक्ट कराया 2HCl को। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड, यानी कि CuCl2 मिला, CuCl2 मिला, और यहाँ पर पानी निकल गया H2O। अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट इधर हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन के यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, क्लोरीन के यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है। इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है भैया, ध्यान से देख लो। विकास यादव समझो यार, समझना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक, कोई समस्या? चलिए, कौन सी रिएक्शन संतुलित नहीं हुई भाई? संतुलित नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बैलेंस है मेरे भाई, कुछ तो मानो यार। ये इक्वेशन बैलेंस है, इसके पहले वाली भी बैलेंस है, और इससे पहले वाली ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ये भी इक्वेशन बैलेंस है। सारी इक्वेशन बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो आप इक्वेशन में डिफीट खा रहे हो, इक्वेशन बैलेंस करना अपने आप में टेढ़ी खीर है, लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा यार। ठीक है, क्या कहने हैं, H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड, बिल्कुल जिंक सल्फेट बना देगा। और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट सॉल्ट का ही एक रूप है, रुंझुन सागर, और हाइड्रोजन H2O पानी बाहर निकाल देगा। बिल्कुल ले सकते हैं यार, रुंझुन सागर परफेक्ट इक्वेशन है वो भी। अब आप देखो, आप नई इक्वेशन चाहे जितनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कह रही हो H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड, इसको भी लिख लेते हैं ZnO प्लस H2SO4। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोडक्ट क्या बना दिया, प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट प्लस वाटर, यानी कि ZnSO4 बना दिया, प्लस H2O वाटर बना दिया। अब इक्वेशन आप खाली एक बार चेक कर लो, बैलेंस है कि नहीं है। देखो जिंक ऑक्साइड इधर है, और अगर हम देखें तो ये कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, ये एक विस्थापन रिएक्शन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो गई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो गई, ये क्या हो गई, विस्थापन रिएक्शन हो गई। कैसे आपने समझा, देखो अगर हम देखें तो SO4 जो कि किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ था, वो किसके साथ आ गया, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट। और ये जिंक सल्फेट क्या है मेरे भाई, एक सॉल्ट है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो H2 के साथ क्या आ गया, O आ गया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ठीक। अब ऐसे हजारों इक्वेशन बनाओगे तो बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे। ठीक, कोई समस्या? आप मेन फॉर्मूला याद रखो कि अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड जब भी आएगा तो नमक और पानी बनाएगा,
और अगर हम बात करें तो यहाँ पर अम्ल और क्षार जब आएंगे तब नमक और पानी बनाएंगे। देखो फार्मूला ये है, अब इक्वेशन आप 1000 बना दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यदि एसिड को रिएक्ट कराएंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ कराओ चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कराओ, तो आपको सॉल्ट मिलेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। आपको मेन फार्मूले इतने याद रखने हैं और कुछ नहीं याद रखना। इक्वेशन तो अपने आप बन जाएगी, जब आप प्लेस करते जाओगे चीज़ों को तो इक्वेशन अपने आप बनती जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। एक बार आज की क्लास को बार बार से दोबारा से देखना, अगर कोई डाउट आता है तो मैं कल सारे डाउट क्लियर करूँगा। दोबारा से देखिएगा आज की क्लास, क्योंकि रिएक्शन बनाने में प्रॉब्लम आई है, ठीक है भाई। तो एक बार फिर से देखिएगा क्लास को, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना कठिन है नहीं जितना कठिन आप समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, शाम को है मेरे भाई PYQ की क्लास है, प्रैक्टिस सेट लगेगा। प्रैक्टिस सेट लगेगा कितने बजे? 6:30 पर, 6:30 पर 6:30 बजे। कहाँ पर होगा ये? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, ठीक है भैया। वहाँ पर हम क्या बताएंगे आपको? क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो एक एक क्वेश्चन कैसा होगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन रेलवे का, ALP का, NTPC का, ग्रुप D का, सारे कॉन्सेप्ट को, रेलवे JEE का, RRB JEE के क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखने पड़ेंगे, है ना। जिसको मेरे भाई आज की क्लास नहीं समझ में आई 2 से 4 बार देखो, मैं कह रहा हूँ 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और बहुत ज़्यादा वाले कॉन्सेप्ट नहीं देखने, वो लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट आप देख लो बस, ठीक है भैया। देख लो एक बार, क्योंकि एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट कराए हैं, ठीक है भैया। एसिड के बारे में कम बताया है, जितना बताया उतना बहुत पर्याप्त है मेरे भाई। अभी तो कल भी टॉपिक चलेगा, है ना विनय यादव, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आज जरूर जुड़िएगा और बहुत शानदार से क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से एग्जाम हम कवर करेंगे? ALP को कवर करेंगे, RRB JEE को भी कवर करेंगे, और NTPC भी कवर होता है, और ग्रुप D भी कवर होता है, ठीक है। तो जरूर आइएगा शाम को 6:30 बजे साइंस के प्रैक्टिस सेट पे। आज के लिए इतना ही मेरे भाई। हाँ, YouTube पर मिलेगी विनय भाई, तो आ जाइएगा रोजगार विद अंकित YouTube चैनल पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।